नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दा हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। बायजूस की तरफ से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन आगामी 28 अगस्त 2022 को किया जा रहा है। यह परीक्षा सुबह 11 बजे आयोजित करी जाएगी। आप यदि अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं, बायजूस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस परीक्षा का रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने की जो अंतिम समय है वो 28 अगस्त को सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो आप आज ही उसको रजिस्टर करा लीजिए और इस परीक्षा को जरूर दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आपको पता है, बायजूस आईएएस की तरफ से साप्ताहिक समसामयिकी का जो सेशन आपके लिए हमेशा लाया जाता है वो कल यानी कि 26 अगस्त रात्रि 8 बजे आयोजित करा जाएगा। कल का विषय रहेगा फ्रीबीज बनाम वेलफेयर डिबेट। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो अपने सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो आज का है वो आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको पता है कि G20 का जो सम्मेलन है, तो G20 की 2023 की अध्यक्षता जो है वो भारत को मिली है। भारत यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा। भारत में ऐसा बोला जा रहा है कि इस अवधि के दौरान 200 से भी अधिक मीटिंग्स भारत में ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। और इन मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इस मीटिंग में रहेंगे बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे एनजीओज आएंगे, मंत्री रहेंगे, वर्किंग ग्रुप्स रहेंगे। G20 के सारे देशों से ये लोग यहां पर आके पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इस आर्टिकल में यहां पर राइटर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इस इतना बड़ा जो इवेंट भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस इवेंट को भारत को किस तरीके से करना चाहिए, यहां पर इसका प्रमुख बातें क्या क्या हैं, इंडिया को कौन कौन से मुद्दे यहां पर उठाने चाहिए। तो यहां पर जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, या यूक्रेन के युद्ध की बात करें, या ताइवान में जिस तरीके की चाइना ताइवान के बीच में टेंशन चल रही है, कोविड-19 की बात करें, तो ये सारे मुद्दे जिस पे पूरी मानव सभ्यता का जो भविष्य है वो टिका हुआ है, ऐसे मुद्दों को भारत को यहां पर इस मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, जो इसके साथ ही साथ भारत को जो अपने हित हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा यहां पे राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, वो भी भारत को यूज करना चाहिए, इस मंच का उपयोग करना चाहिए। अपने जो उसके हित हैं, जो उसके ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो भारत को लगता है कि ऐसे मंचों पर बतानी चाहिए, वो भी भारत उनको वहां पे बता सकता है। यहां पर इंडिया को ऐसी छाप छोड़नी है पूरे विश्व के आगे, अपनी पावर दिखाने का मौका मिला है। यहां पर अपनी सॉफ्ट पावर की बात करें तो सॉफ्ट पावर किस तरीके से भारत, क्या क्या उपलब्धियां उसको हासिल हुई हैं, क्या क्या उसने अचीवमेंट करा है, यह भी यहां पर बता सकता है। और इसकी ब्रांडिंग करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर हमको मिली है। अब यहां पर आप बोलेंगे कि कौन कौन से अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोविड-19 को हमने किस तरीके से टैकल करा, जो वैक्सीन हमने बनाई उसके बारे में, प्लस वैक्सीन हमने नहीं अपितु दूसरे देशों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, उसके बारे में यहां पर बात हो सकती है। यहां पर बात हो सकती है हमने किस तरीके से श्रीलंका के साथ बात करी जाए, या बांग्लादेश, नेपाल, या और भी कई सारे देश है, तो उनके साथ हम लोग जो भारत अपनी बढ़ चढ़कर हेल्प करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसके बारे में भारत बताए। भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा की जो प्लानिंग है, जो पंचामृत के टारगेट हैं, उनको अचीव करने के लिए भारत के अंदर क्या क्या विकास हो रहा है, वो भारत को यहां पर बताने चाहिए। विनिर्माण के क्षेत्र में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, मेक इन इंडिया में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये भी चर्चा वहां पर करनी चाहिए। यहां पर आपको देखोगे भारत को बताना चाहिए कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं वो कितनी तेजी से आगे खुल रहे हैं। और स्टार्टअप्स में भी कौन स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, कितने सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो आज की डेट में यूनिकॉर्न स्टार्टअप में कन्वर्ट हो गए हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उनको कहते हैं जिनका जो वैल्यूएशन होता है वो $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। तो इस तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या भारत में बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही स्टार्टअप की बात कोई भी करता है तो यहां पर जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि, मंत्री, उद्योगपति, एनजीओज यहां सब आएंगे, तो उनको भी भारत में क्या होगा, निवेश करने की इच्छा जागेगी। तो ये सब मुद्दे भारत को यहां पर उठाने चाहिए।
जो घरेलू सफलताएं हैं उनके प्रमाण देने चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, निवेश और पर्यटन दोनों का हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि विश्व के सामने हम अपने ये दोनों रास्ते खोल सकते हैं। अब पर्यटन की बात यहां पे इसलिए करी जा रही, जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, तो ऐसे G20 की जो बैठकें हैं वो दिल्ली के बाहर बहुत सारे प्लेसेस में आयोजित करी जाएंगी। एक यहां पर राइटर बताते हैं, देखिए किस तरीके का एक संयोग यहां पर बन रहा है। आईबीएसए का मतलब क्या हुआ? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ये संगठन में यही तीनों देश हैं। और लगातार 2023 की बात करें, 24 की, 25 की, तो 23 में देखिए भारत है, 24 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा और 25 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो तीनों ही देश यहां पर जो ये बात करी जा रही है वो बात करी जा रही है ग्लोबल साउथ की। ठीक है, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? जैसे साउथ अमेरिका के जो लैटिन देश हो गए, एशिया की बात कर ली जाए, अफ्रीका की बात कर ली जाए, ओशियानिया की बात कर ली जाए, या ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, तो ये जो ग्लोबल साउथ के अंदर ये चार चीजें आती हैं, इनको पता रखिएगा। तो इसके विकास की बात करी जा सकती है, या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करी जा सकती है। अगर आप देखो लगातार 3 वर्षों में, अभी से लेकर 2025 तक, लगातार सबका केंद्र क्या रहेगा? ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने कम रिसोर्सेज में हम लोगों ने इतनी मैक्सिमम उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो वो सब बताने का टाइम जो है वो G20 में भारत को मिल रहा है। तो भारत को ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेनी चाहिए। तो ये प्रमुख चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। अब G20 के बारे में मैं पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं, तो उसमें भी मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए थे। यहां पर कुछ डिफरेंट पॉइंट निकले थे, इस वजह से मैंने सोचा कि ये आर्टिकल कवर कर दूं। इससे क्या है, ये मेंस उत्तर लेखन में और निबंध लेखन में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। निवेश की बात है, पर्यटन की बात है, घरेलू सफलताओं की ब्रांडिंग करने की बात है, आईबीएसए की बात है, तो ये और ग्लोबल साउथ, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। अब G20 के बारे में सबको पता है कि पूरे विश्व की बात करें तो 60% पॉपुलेशन G20 में ही निवास करती है। सबसे मेन चीज है यहाँ की इकोनॉमी, 80% पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का G20 में आता है। व्यापार की बात करें तो 75%। जो पार्टिसिपेंट हैं वो याद रखिएगा, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और G20 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इनके प्रतिनिधि भी, यहां तक कि WHO, इनके प्रतिनिधि भी G20 की मीटिंग में आते हैं। तो हम इनके सामने जब अपनी उपलब्धियां बताएंगे, अपना जो अचीवमेंट है वो दूसरों को जब पता चलेगा कि भारत का एक्चुअली में भारत अंदर से क्या है, तो उसका अलग ही इंपैक्ट जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगा। ये भी किससे रिलेटेड है? सेकंड पेपर से, बट यहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर हुआ क्या, चलिए इस आर्टिकल में जाने से पहले मैं बता देता हूं। मैंने कल के द हिंदू में आपसे एक प्रश्न पूछा था और आपने जो कमेंट्स करे उसके लिए सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा आंसर लिखा उसमें। ज्योति का आंसर बहुत अच्छा था, प्रिंस गिरी का आंसर, भावना, नाजनीन, आप सबने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी यहां पर। जयश्री ने ईडी के 6 विभाग बता दिए। जयश्री, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के 6 विभाग आपसे पूछे थे, खैर वो हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया हो। शीतल, सम्राट, राजू, गौरव, ज्ञानेंद्र, रितेश, अमित, सृष्टि, आविद अली, तनु, एक यूपीएससी ऑफिशियल करके हैं कोई, इन्होंने भी अच्छा आंसर दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब वापस आते हैं अपने इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में यह बोला जा रहा है, एक विधेयक आया था, इस चीज को याद रखिएगा, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। इस विधेयक में यह बोला गया था कि जो हमारा आधार नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, अपने वोटर आईडी कार्ड से हमको क्या करना है, मैच कर देना है। तो सरकार ने बोला था कि भाई ये आपको कराना पड़ेगा, अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से मैच कराना है। तो जैसे ही सरकार ने ये बोला तो इसके लिए कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गया था। कई सारी पार्टीज जो थी उन्होंने ये बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, ये आधार जो है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, ये केवल निवास का प्रमाण होता है, तो आप इसको इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास कोई भी डेटा संरक्षण का जो बिल है वो अभी तक सरकार ने नहीं लाया है। तो हमारे आधार को जब वोटर आईडी कार्ड से मैच कर दोगे आप, तो इससे जो इंफॉर्मेशन आएगी उसका क्या मिसयूज नहीं हो सकता है, इसके बारे में, इसकी सुरक्षा के बारे में क्या प्रावधान है। तो फिर सरकार ने यहां पर अपना बयान जो था वो चेंज कर दिया। इस विधेयक में जो ये पॉइंट आया था, इसमें ये कर दिया गया कि ये कैसा है, ये स्वैच्छिक है, ये कंपलसरी नहीं होगा, जिसको ये कराना है वो ये चीज करा सकता है। सरकार का यहां पर ये तर्क था बोलने का कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो एक्स जगह रहता है, अब ऐसा हो सकता है कि कभी उसने वाई जगह पे निवास करा होगा, तो वाई में भी उसके वोटर लिस्ट में इसका नाम आ जाता है, एक्स में भी नाम आ जाता है, तो ये जो डुप्लीकेसी हो जाती है, इसको रोकने के लिए करा जा रहा था कि आधार को आपके वोटिंग आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जा रहा था। अब ये न्यूज चर्चा में क्यों आई? ये न्यूज इसलिए चर्चा में आई कि अभी क्या हुआ,
कुछ समय पहले यहां पर जो भी नए व्यक्ति थे जो पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे थे, अपना पंजीकरण करवाने जा रहे थे, तो उनको सरकार ने बोला कि आपको अनिवार्य है अपने आधार कार्ड को अपने वोटर आईडी कार्ड से, यानी कि आपको आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये न्यूज जो थी वो चर्चा में आ गई। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। दूसरा, यहां पर ऑथर बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इनके जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर इन दोनों सरकारों ने ऐसा प्रयोग करके देखा कि भाई जिनका आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक होगा, केवल उनको वोट देने की अनुमति मिलेगी। ऐसा देखा गया कि इसमें बहुत सारे वोटर ऐसे थे जो इस वोटिंग प्रोसेस से छूट गए, वो वोट ही नहीं दे पाए। तो यहां पर यह बोला गया कि अगर ऐसा ही होगा कि उन्हीं को केवल वोट देने को मिलेगा, तो इस क्रम में क्या होगा कि अब जो वोटर घर से निकलता भी है वोट देने के लिए, तो वो बड़ा हतोत्साहित हो जाएगा इस चीज को लेके। ठीक है, तो यहां पर सरकार से बोला जा रहा है कि इस पॉइंट को, जहां पर आपने फिर से बोल दिया है कि उसको आप अनिवार्य कर देंगे, उसको हटा लीजिए। दूसरा, यहां पर देखिए निर्वाचन आयोग जो संस्था है, संवैधानिक संस्था, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं वो इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं। अगला आर्टिकल देखिए प्रश्न संख्या 6 पे आपको मिलेगा, जिसका संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर बात हो रही है यूबीआई की। यूबीआई का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मगर यहां पर इनकम की जगह यहां पर किसकी चीज की बात हो रही है? इंश्योरेंस की। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एकदम साधारण शब्दों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, यूबीआई क्या होती है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसको बोलते हैं? ये उसको बोलते हैं कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों को क्या करेगा? एक मुश्त का मतलब है एक लिमिट, मान लीजिए 3,000, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति के अकाउंट में जाएंगे। प्रति व्यक्ति मैंने बोला है तो भारत के हर नागरिक के अकाउंट में, यानी कि इसमें अंबानी भी आते हैं, अडानी भी आते हैं और कोई गरीब व्यक्ति भी आता है, सारे लोग इसमें कवर होते हैं। तो उनके अकाउंट में भी 3,000 जा रहा है, सबके अकाउंट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके करने से क्या होता है कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये जो आवश्यकता है, ठीक है, इनकी कम से कम उस व्यक्ति को टेंशन ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब परिवार से आता है, या फिर उसके पास जो रोजगार है उसका स्थिर नहीं है, तो अब उसको हमेशा यही टेंशन लगी रहेगी कि हम अपने बच्चों को खाना कहां से देंगे, उनको रहने के लिए घर कहां से मिलेगा, कपड़ा कैसे दिलाएंगे उनको। तो वो इसी में पूरी जिंदगी ध्यान लगाता रहेगा। वो देश के विकास या अपने विकास या और कुछ अपनी रुचियों के बारे में कभी उसके पास समय नहीं बचेगा, कभी सोचने का। अब जब इसके बच्चे बड़े होंगे ऐसी हालत में, तब वो भी यही सोचेंगे कि हम भी किसी तरीके से सरवाइव कर जाएं। तो ऐसी स्थिति ना आए, कम से कम उनको ये 3 चीजें हर व्यक्ति को मिलती रहें। उसके बाद क्या है, जो व्यक्ति है वो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, इसके बारे में सोच सकता है। इस वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट था वो देश में आया। अब यहां पर जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अब देखिए इसको कहने के लिए वो ये बताते हैं कि जैसा अभी हमने देखा कि कोविड-19 का जो महामारी थी, उसने कितना ज्यादा बुरा इंपैक्ट डाला सभी लोगों के ऊपर, बट इसमें से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ा है? जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर होते थे वो पैदल चल चल के अपने घर तक आए थे, है ना, उनके पास खाना खाने तक के लिए कोई संसाधन नहीं था। तो ऐसे लोगों के पास, जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े होते हैं या जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, यहां पर 2 चीजों की बात करी जा रही है। ऑथर ने अपने आर्टिकल में बताया है लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 की बात करते हैं, इसमें ये लिखते हैं कि ये गरीब हैं। लाइन 2 की बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं ये अत्यंत गरीब। तो हमें इन व्यक्तियों के बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए, परंतु अगर ये ऐसा नहीं सरकार सोचेगी तो ये बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। तो जो अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, जो दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब करने, अब कल को कोई और ऐसी महामारी आ जाती है या कोई और ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और उनको घर छोड़ना पड़ता है, अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, तो कम से कम उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें तो उनको मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती रहे। तो राइटर यहां बताते हैं कि ऐसा भी नहीं कि सरकार कुछ नहीं करती है। और इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल देखने के लिए आपको लग रहा है इस आर्टिकल में इतनी सारी योजनाएं राइटर ने लिख दी हैं। अब ये सारी योजनाएं हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, मुख्य परीक्षा में तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अब मैं एक एक करके योजना पढ़ता जाऊंगा और इनके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाए। यहां पर राइटर बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को कवर करा है।
80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। अब इस योजना में क्या होता था आपको पता होना चाहिए। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसमें 5 केजी जो राशन था वो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता था। ठीक है, चावल की बात करें तो 3 रुपए, गेहूं की बात करें 2 रुपए, मोटा अनाज 1 रुपए किलो। 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको तो वैसे भी मुफ्त में अनाज मिलता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम में। अब जो यहाँ पर गर्भवती स्त्रियां हैं या वो स्त्रियां जो स्तनपान कराती हैं, उनको जब वो बच्चे को जन्म देती हैं और जन्म से लेकर 6 महीने तक उनको भोजन मिलेगा और यहाँ पर 6,000 रुपए मातृत्व लाभ के रूप में भी दिए जाएंगे। तो ये सारे प्रावधान किसमें थे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को यहां पर कवर करा गया था। दूसरा यहां पर बताया गया है मध्याह्न भोजन योजना। अब देखिए ये सारी, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो सरकार को करनी चाहिए। तो यहां पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सरकार जो है वो कौन कौन सी योजनाएं ला रही है या कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो उनके बारे में बात करी जा रही है। ये देखिए मिड डे मील वाली जो योजना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से क्लास 1 से लेकर और 8 तक के जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें बच्चों को खाना दिया जाएगा। ठीक है, एक इसका ये भी मतलब था कि जब बच्चों को स्कूल में ही भोजन मिलता है, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को उस बच्चे के घर की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं कि उसको भोजन मिल पाए, तो इस तरीके से स्कूलों का जो नामांकन है वो भी बढ़ता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो नामांकन को बढ़ाने के लिए भी ये योजना चलाई गई थी। इसके अंतर्गत बोला गया कि टोटल 12 करोड़ बच्चे हैं जिनको इसका लाभ मिलता है। इसी तरीके से बात करी जाए कि बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी हैं जो मुफ्त का भोजन कार्यक्रम चलाती हैं। यहां पर देखिए खाद्य की बात हो गई, अब यहां पर स्वास्थ्य और आय की बात करी जाएगी। तो स्वास्थ्य की जब भी बात होती है आपको पता होता है कि अब सबसे जो अम्ब्रेला स्कीम है वो कौन सी है? आयुष्मान भारत है। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी कितने लोग हैं? 130 मिलियन लोगों को कवर करा गया है। जैसे आयुष्मान भारत में 490 मिलियन लोगों को कवर करा गया है, ऐसे ही इसमें 130 मिलियन लोगों को कवर करा गया है। अब ये जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है, या कोई महिला है वो गर्भवती है रोजगार के कारण, ठीक है, इन तीनों प्रॉब्लम्स के कारण, यानी कि जिस समय प्रसूति सहायता महिला को चाहिए उस समय तो महिला काम नहीं कर सकती, तो इन तीनों कंडीशन के कारण यदि किसी व्यक्ति की चाहे वो स्थायी जॉब हो या वो अस्थायी जॉब हो, अगर इस नौकरी पे कोई फर्क पड़ता है, कहने का मतलब यह है यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो तो ऑफिस जाके काम कर नहीं पाएगा, तो उस टाइम पे यानी कि क्या अस्थायी है तो उसको लॉस हो रहा है, उसकी मान लीजिए सैलरी कट रही है, ठीक है, या फिर यहां पर बात करी जाती है वो काम के दौरान कोई कहीं पे फैक्ट्री में काम करता है किसी कंपनी में और काम के दौरान कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कि अब वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, अब वो काम करने लायक ऐसी स्थिति में बचता नहीं है, या फिर मान लीजिए उसकी मृत्यु ही हो जाती है, तो इन सारे केसेस में बात करी जाती है तो यहां पर सरकार क्या करती है, ये उनका बीमा करती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कर्मचारी के यहां पर हित को सुरक्षित रखा जा सके इस वजह से सरकार ये योजना लाई थी। अब यहां पर दोनों यानी कि जो एम्प्लॉय है, मान लीजिए एक्स व्यक्ति है जो काम कर रहा है और ये किस कंपनी में काम कर रहा है, वाई में, तो दोनों ही एक रकम सरकार बता देती है, वो एक अकाउंट में जमा कराते हैं दोनों के बराबर। ठीक है, और जब ये व्यक्ति जो है ऐसा कुछ भी होता है व्यक्ति के साथ तो जितनी भी रकम यहां जमा होती है वो मिल जाती है। अब यहां देखिए केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीजीएचएस का नाम सुना होगा आपने, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो पेंशनधारी होते हैं, जिनको पेंशन मिलती है, अब वो रिटायर हो चुके हैं या उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, तो उनको क्या है सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, दोनों हॉस्पिटल यहां कवर हो जाते हैं, तो दोनों हॉस्पिटल में जो इलाज होगा वो कराने की सुविधा सरकार यहां देती है। ठीक है, अब कई सारी राज्य सरकारों के द्वारा अपनी अलग अलग स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाई जाती हैं। अब देखिए जीपीएफ की बात यहां पर हो रही है, जनरल प्रोविडेंट फंड की। तो जनरल प्रोविडेंट फंड आपको पता होना चाहिए ये केवल किसके लिए होता है, जो केवल सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है। तो यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट जमा कराते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पूरी रकम मिल जाती है। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास यहां पे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का नाम आपने सुना होगा। ईपीएफ में भी क्या होता है, ये उनके लिए होता है जो किसी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है वो किसी ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर उनको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिलता है, सैलरी कितनी होगी ये सब लिखा पढ़ी होती है उनकी, कितनी छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जहां पर रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है उन क्षेत्रों को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि होता है। इसमें भी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है, कुछ पैसा वो कंपनी देगी जहां पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ वो व्यक्ति उस ईपीएफ में जमा करेगा, तो जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा जनरल वाली बात करेंगे तो ये किसके लिए, केवल सरकारी
कर्मचारियों के लिए है, जो ईपीएफ है वो संगठित क्षेत्रों के लिए है। जो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या है, इसमें बहुत दीर्घ काल के लिए निवेश होता है, ये चीज याद रखिएगा। बहुत लंबे समय के लिए आपने पैसा जमा कर दिया, अब वो पैसा जमा होता रहेगा और उसमें ब्याज दर बहुत अच्छी मिलती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जब आपको इसमें जितने भी वर्ष के लिए आपने निवेश करा है उसके बाद आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिल जाएगा। ये एक ऐसा फंड है, इसमें कोई व्यक्ति चाहे वो जॉब कर रहा है या वो जॉब नहीं कर रहा है, दोनों व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे जॉब नहीं कर रहा है तो वो उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? अब मान लीजिए वो अपना कोई व्यवसाय वगैरह कर रहा है, तो उस व्यवसाय करते हुए भी वो अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट थे, ये सब किसके अंडर में आ रहे थे? स्वास्थ्य और आय के। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार इतने सारे कदम उठा रही है। दूसरी बात करी जा रही है असंगठित क्षेत्र की, तो यहां पर देखिए जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। अब किसान जो होता है वो तो असंगठित क्षेत्र में आएगा, उसका तो कोई सैलरी स्लिप होती नहीं है, उसका तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है। तो किसान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है, किसान जब तक अपना उसका शरीर साथ देता तब तक वो कृषि करता है, उसके बाद मान लीजिए वो वृद्ध हो जाएगा, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई है, तो उनके लिए भी सरकार ने एक पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो मानधन योजना है, इसमें जो किसान है और जो किसान की वाइफ है वो अलग अलग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक की इसकी उम्र होनी चाहिए, और जैसे ही किसान की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी या उसकी पत्नी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी तो उनको प्रति माह सरकार क्या देगी? 3,000 रुपए महीना हर महीने मिलेगा। और इनको बोला जाता है कि 55 से लेकर 200 रुपए तक हर महीने आप जमा कराते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए किसान सम्मान निधि यानी कि जिसको पीएम किसान बोलते हैं, तो ये भी एक पेंशन स्कीम है। यहां पर क्या होता है, इसमें सरकार ने क्या बोला है, 6,000 रुपए जो है वो हर 4 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट में दे दिए जाएंगे। तो यहां पर भी सरकार ने किसानों की हेल्प करी है। दूसरा, श्रम योगी मानधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें भी आपको याद रखना होगा कि इसमें भी जो एज होती है वो 18 से 40 ही होती है, और 60 के बाद आपको क्या मिलेगा? जो भी इसके अंदर आएगा उसको पेंशन मिलेगी। मगर ये कैसी है? श्रम योगी की बात करें तो श्रम योगी में वो सब लोग आ जाएंगे जैसे कि जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, या जो सड़क के किनारे जो दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, जो मिड डे मील में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए, कचरा उठाने वाले, कोई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है तो ये उनके लिए है, कोई धोबी है तो ये उसके लिए है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक हैं तो उनके लिए श्रम योगी मानधन योजना है, ठीक है। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा कि उनकी जो मासिक आय है वो 15,000 या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी वो इस योजना में शामिल हो पाएंगे। इसमें भी क्या होगा, जब वो रिटायर हो जाएंगे यानी कि 60 के बाद उनको 3,000 रुपए पर महीना सरकार देगी। इसी तरीके से अटल पेंशन योजना है, ठीक है। अटल पेंशन योजना किसके लिए बनाई गई है? जो गरीब व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या फिर असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनके लिए बनाई गई है। तो इसमें भी 40 मिलियन, यहां पर ऑथर बताते हैं, इतने लोग इसके अंदर भी कवर हैं। ऑथर यहां पर ये सब योजनाएं बताने के बाद देखो एक बार फिर से मैं सार बता देता हूं, ये सब बताया क्यों मैंने। ये सब इसलिए बताया क्योंकि जो राइटर हैं वो चाह रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं उन बेचारों को एक इस चीज की श्योरिटी हो जाए कि कल को कोविड जैसी कोई महामारी आती है, कोई भी आपत्ति आती है, तो कम से कम उनके पास, उनके बच्चों के पास खाने का, रहने का, या फिर बात करी जा रही है उनके स्वास्थ्य का, उनके ऊपर हेल्थ की कोई बात आ जाती है तो, या फिर वो रिटायर हो जाते हैं या फिर वो विकलांग हो जाते हैं, फिर उनके बाद उनका घर कौन संभालेगा? तो उस टाइप में पेंशन देने की ये सारी योजनाएं सरकार ने ऑलरेडी चला रखी हैं। फिर भी यहां पर राइटर यूबीआई की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग योजनाएं सरकार ने बना रखी है ना, क्यों ना इनको एक साथ करके एक इंटीग्रेटेड योजना बना दी जाए, एक समायोजित योजना बना दी जाए, और उस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं वो उसी योजना में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसका लाभ उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाया करे। तो इन सारी योजनाओं से बेहतर है कि एक हम योजना बना दें। ये कर्नाटका की कुटुंब योजना का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि कर्नाटका में जो कर्नाटका सरकार ने कुटुंब योजना स्टार्ट करी थी तो उसमें भी यही था, एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्री भी हो रही थी, उनका जो उनको मैनेज करा जा रहा था, दूसरा वहां पर भुगतान मंच भी वही था। अगर उन्हें कोई शिकायत होती है तो वो तो इसी योजना के अंतर्गत वो शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक योजना जो है वो केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए। तो हमें असंगठित क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए अगला आर्टिकल पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था की बात करते हैं, यानी कि गवर्नेंस की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर
कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, ये बिल है चूंकि, है ना, बाद में ये जब एक्ट बनेगा तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी के लिए ये विधेयक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि जो प्रमुख प्रमुख संशोधन, अब चूंकि अमेंडमेंट लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन होगा। तो और संशोधन किसमें होगा? 2002 वाले बिल में, 2002 वाले एक्ट में संशोधन होगा। तो उसमें क्या चीजें परिवर्तित करनी है वो चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। तो ये हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्ट बन जाएगा तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम था वो 2002 में आया था। अब ये प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भाई यहां पर सरकार ये कहती है, अब हम कौन सी अर्थव्यवस्था हैं? हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। 91 से पहले हम पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे, यानी कि उत्पादन के साधन पर राज्य का अधिकार होता था। बहुत सारी गवर्नमेंट, हर चीज में गवर्नमेंट कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम थी। 1991 के बाद से जो आर्थिक सुधार हुए तो उसमें हम लोगों ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाया। तो यहां पर आपको गवर्नमेंट की कंपनीज भी देखने को मिलेंगी और आपको प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिलेंगी। तो जब प्राइवेट कंपनी के लिए हमने द्वार ओपन करे तो यहां पर एक इन लोगों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वो सकारात्मक होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान सरकार ने रखा। सकारात्मक कैसे? मान लीजिए एक कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो 100 रुपए में कोई मोबाइल बनाती है, ठीक है, दूसरी कंपनी उसी क्वालिटी का मोबाइल जो है वो 80 रुपए में देती है, तो जाहिर सी बात है ये अपने हिसाब से मनमाना रेट नहीं लगा सकती, ठीक है। इस टाइप की प्रतिस्पर्धा इनके बीच में सकारात्मक होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये कंपनी आती है, ये उसी सेम क्वालिटी का मोबाइल जो है वो 60 रुपए में बेचती है, तो जाहिर सी बात है लोग इसी का मोबाइल खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी रहती है, दूसरा मार्केट में जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। अब मान लीजिए ये सारी कंपनियां हटा दूं, केवल एक कंपनी मोबाइल बनाती है 100 रुपए में, तो अब अगर हमको किसी को भी मोबाइल लेना होगा तो हम उसी कंपनी से खरीदेंगे, हमारी मजबूरी हो जाएगी। अब यहां पर वो कंपनी इसका फायदा भी उठा सकती है, वो ये भी कर सकती है कि इसमें जो मटेरियल यूज कर रही है वो काफी दोयम दर्जे का यूज कर ले। तो ये सारी चीजें ना हो मार्केट में, इस वजह से जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, ये बिल्स हैं, ये लाए जाते हैं। तो 2002 में इसको पारित करा गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सोचो 2002 और ये चल रहा है 2022, 20 वर्षों में अब आप देखोगे मार्केट के अंदर कितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होने लगा है, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम 5G की तरफ जाने लग गए हैं। तो जब इतना ज्यादा मार्केट में परिवर्तन हो गया, आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इतनी सारी कंपनी आ गई हैं कि घर बैठे आदमी प्रोडक्ट मंगाता है। तो यहां पर इस अधिनियम में भी परिवर्तन करने की सरकार को जरूरत है। उसके लिए सरकार ने क्या करा? 2019 में एक समिति का गठन किया, उनसे बोला कि भाई आप इस पे जरा अध्ययन करिए और बताइए कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। यहां तक की भूमिका सबको समझ में आ गई। चलिए अब मेन फिल्म स्टार्ट होती है। एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इस अधिनियम 2002 की एक धारा है जिसको धारा 5, सेक्शन 5 कह लीजिए। इसमें पहले क्या था, क्या कंपनियां होती हैं, मान लीजिए यहां पर उदाहरण, इसको पहले मिटा देता हूं, साफ कर लूं। एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, ठीक है। कंपनियों के बीच में क्या हो सकता है? अधिग्रहण का मतलब क्या है? मान लीजिए एक्स जो है वो वाई को पूरी तरीके से खरीद लेती है, ठीक है, या बोलते हैं कि वाई का एक्स में विलय हो रहा है, यानी कि दोनों कंपनियां आपस में क्या हो रही है? मर्ज हो रही हैं। एक होता है कि खरीद लेना, एक होता है दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो जाना, ठीक है, विलय हो जाना। तो सेक्शन 5 यानी कि धारा जो 5 है वो ये कहती थी कि जब भी कोई दो कंपनीज आपस में जुड़ती हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये परमिशन वो किससे लेंगी? वो लेंगी सीसीआई से, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पूरे अधिनियम की एक नोडल एजेंसी है जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सीसीआई। तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले जब ये परमिशन लेते थे तो परमिशन ये क्या देख के देते हैं? परमिशन सीसीआई देखता क्या था? तो सीसीआई देखता था दोनों कंपनी का टर्नओवर, यानी कि दोनों कंपनियां एक एक वर्ष में कितना कमाती हैं। इस टर्नओवर को हटा के अब यहां पर कर दिया गया है डील वैल्यू। क्या कर दिया गया है? डील वैल्यू। ऐसा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकता है आपसे। डील वैल्यू को याद रखिएगा। डील वैल्यू का मतलब क्या है कि इन कंपनीज के बीच में कितने की डील हुई है, और वो डील अगर 2000 करोड़ रुपए से अधिक है तो ये चीज अनिवार्य है कि आप भाई एक्स और वाई दोनों पहले सीसीआई के पास जाएंगे और इनसे अनुमति लेंगे, उसके बाद दोनों आपस में विलय कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो सीसीआई के पास जाता है, ठीक है, वाई के साथ वो कॉम्बिनेशन करना चाहता है, ठीक है, तो वो सीसीआई के पास जाएगा। अब जब वो सीसीआई के पास जाता है ना, तो सीसीआई पूरे काम को करने में, इनको ऐसा बोला गया कि 210 दिन लगते थे 2002 के हिसाब से। यहां पर काम तुरंत हो जाए, इस वजह से 150 कार्य दिवस, यहां पर कार्य दिवस को भी घटा दिया गया है।
तो यहां पर यह भी चीज जान लीजिएगा। एक वर्ड यहां पर आया था गन जंपिंग। गन जंपिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर यह बोला गया कि मान लीजिए एक्स जो है वो वाई से मिलना चाहता है, ठीक है, एक्स कंपनी वाई से मिलना चाहता है। अब डील करना चाहते हैं तो वाई बोलेगा कि आप हमें 100 रुपए देंगे तो हम अपनी सारी कंपनी जो है आपके में विलय कर देंगे, ठीक है। तो आज है क्या, 25 अगस्त है आज, ठीक है। अब ये मान लीजिए 150 दिन का भी टाइम पीरियड है, तो एक्स सोचेगा कि अब कल को मान लो कोई जेड है, वो भी इसके पास आ जाए इसको खरीदने, ए है वो भी इसके पास खरीदने आ जाए। तो जब ये देखेगा इतने सारे लोग खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि रेट अपने बढ़ा दे, और जब 150 दिन के बाद हम इससे बोलेंगे कि भाई अब बताओ कितने में, ये हो सकता है 100 की जगह 200 रुपए मांगने लग जाए। तो उस वजह से ये लोग क्या करते थे, एक्स और वाई आपस में क्या होता था, ये परमिशन लेने से पहले, मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने से पहले ही क्या होगा, आपस में विलय कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका। जब ऐसा होगा तो इसको अब बोल दिया गया है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसको बोल रहे हैं गन जंप करना, जंप कर जाना, ठीक है, पहले ही बिना परमिशन लेने से पहले ही जंप कर जाना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 1% की, 1% की। और ये किसका 1% होगा, डील वैल्यू का, जितने की डील हुई है, 100 रुपए की डील हुई तो 1% आपको इसका देना पड़ेगा, ठीक है। हब एंड स्पोक कार्टेल, देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पर हब एंड स्पोक का मतलब क्या होता है, हब एंड स्पोक का मतलब है कि एक होता है बड़ी कंपनी, ठीक है, एक है इनकी छोटी कंपनियां। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। X1 X2 X3। अब देखो जो ये एक्स कंपनी है ना, ये निर्णय लेने का अधिकार इसके पास है, और ये हमेशा इनको बताती है कि भाई कैसे आपको काम करना है, कैसे क्या करना है। तो इस पे दबाव बनाने का काम भी किसका रहता है, एक्स का। तो यहां पर यह बात करी जाती है, हमेशा जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम लगता है वो उनके बीच में लगता था जो सेम प्रोडक्ट बेचते थे। मान लो ये भी मोबाइल बेचता है, ये भी मोबाइल बेचता है, कल को ये जो कंपनी है वो कभी कुछ नकारात्मक तरीकों से ऐसा ना हो कि अपनी आय बढ़ा ले और इसको नीचा कर दे। तो इस वजह से ये अधिनियम लाया गया था। अब जो संशोधन हुआ है उसमें यह कर दिया गया है कि चाहे वस्तुएं समान तुम बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, तुम मोबाइल बेच रहे हो और तुम टीवी बेच रहे हो, तब भी तुम में आपस में अगर प्रतिस्पर्धा है ना, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वो चीज आएगी। अगर किसी ने गलत काम करा है, गलत चीजें करके अपना व्यापार कर रहा है, तो यहां पर सीसीआई उसको दंड देगा। तो उसी प्रकार मैं आपको ये बता रहा हूं कि X1 X2 X3 ये एक हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, और जबकि X और X2, X और X1, X और X3 ये वर्टिकल आपको दिख रहा है, रिलेशन, इनका संबंध। अब यहां पर X क्या करता है, मान लीजिए X1 मोबाइल बनाने की कंपनी है, X2 टीवी बनाने की है, और X3 फ्रिज बनाने की कंपनी है। X जो है वो मोबाइल वाली कंपनी से कहता है कि तुम इतने पैसे चार्ज करो कस्टमर से, टीवी को अलग बोलता है और इनको अलग बोलता है। मान लो कि वो X1 के साथ बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इस वजह से तुम अलग पैसा चार्ज करो। टीवी वाले से कहता है तुम कम प्रॉफिट कमाओ, फ्रिज वाले से कहता है कि तुम टीवी वाले से ज्यादा कमाओ, और मोबाइल वाले से कहता है तुम सबसे ज्यादा कमाओ। तो ये एक तरीके का भेदभाव कर रहा है, और ये जो भेदभाव इनके साथ ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, ये सबका बॉस है। तो इसको ऊपर वाली चीज को बोलते हैं हब, और नीचे वाली जो चीज है इसको बोलते हैं स्पोक, ठीक है। ये होते हैं स्पोक। आप ऐसे समझो कि एक आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, तो बीच में ये चारों तरफ तीलियां लगी होती हैं, तो ये उसी स्पोक की बात कर रहा है, और हब उनका बीच में एक ही होता है। तो ये जो तीनों के बीच में ये अंतर करता है, ये अंतर जो है, ये अंतर किसके लिए, अब जो उपभोक्ता इनके यहाँ सामान खरीदने आएगा तो ये उसी हिसाब से इसको रेट लगा लगा के बेचेंगे, तो ये इसके साथ अन्याय करेंगे। तो जब इसके साथ अन्याय करेंगे तो सरकार फिर सामने आ जाएगी। तो सीसीआई ने अब ये कर दिया कि चाहे भले ही आपका सामान दूसरा है, ठीक है, आप सेम वस्तुएं नहीं बनाते हैं, परंतु फिर भी आपकी जो प्रतिस्पर्धा होगी वो सकारात्मक होगी। तो इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक कार्टेल। लीनियंसी प्लस का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए पुलिस थी, ठीक है, उसने किसी चोर को पकड़ा, चोर वन को पकड़ लिया। अब ये इनका एक ग्रुप था, चोर वन प्लस चोर टू, ये दो चोर थे, इन्होंने कहीं पे चोरी करी, पुलिस के हाथ चोर वन लग गया, चोर टू चालाक था, भाग गया। अब पुलिस ने चोर से कहा देखो हम तुम्हारी सजा जो है वो कम करा देंगे, तुम हमें ये बता दो तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल था। बहुत बार ऐसा सीन आपने मूवीज में देखा होगा, यही चीज यहां पर भी है। यहां पर क्या होता है, कार्टल, समझिए कार्टल क्या चीज है। कार्टल का मतलब ये होता है कि अपना एक समूह बना लेना, अपनी गुटबाजी करना। तो यहां पर ये बोला गया है कि जो उद्योग होंगे वो कभी कार्टल नहीं बनाएंगे। कार्टल बनाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक मोबाइल की कंपनी, दूसरी है, तीसरी, चौथी, 4 मोबाइल की कंपनियां हैं। ये इसके पास कोई व्यक्ति मोबाइल लेने गया, इसने कहा 100 रुपए का मोबाइल है, जबकि उसकी वास्तविकता में कीमत 80 रुपए थी। तो
ये दुकानदार क्या कहेगा, हम नहीं देंगे, आप कहीं और से ले लो। और प्लस इसने चारों दुकानदारों को समझा दिया कि भाई ये व्यक्ति जब आएगा तो 100 रुपए से कम का मोबाइल किसी कोई देगा नहीं इसको, ठीक है। इन्होंने अपना ये ग्रुपबाजी करके यहाँ पर जो प्राइस है उसको बढ़ा या घटा रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर सरकार कहती है ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक तयशुदा प्राइस पे ही आप सामान बेचोगे और आपस में गुटबाजी नहीं करेंगे। यहां पर लीनियंसी प्लस में ये बोला गया, सरकार ने अगर सीसीआई ने किसी को देख लिया कार्टेल ये ग्रुपबाजी करते हुए तो उसको सीसीआई पकड़ लेगी, ठीक है। अब इस ग्रुप में मान लो 4 लोग थे, पहला चोर पकड़ा गया तो अब इसको पकड़ेगी तो इसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ये फाइन भरेगा। तो इसमें लीनियंसी का मतलब क्या होता है, छूट देना, किसी चीज में ढिलाई बरतना। तो ये सरकार बोलती है कि ठीक है हम आपकी जो पेनाल्टी लगाई है उसको कुछ हद तक माफ कर देंगे, बट आप हमें ये बता दो आपके साथ शामिल कौन कौन था। तो ये बंदा अगर इन तीनों का नाम बता देगा तो इसकी जो पेनाल्टी है वो माफ कर दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं लीनियंसी प्लस, ये इस विधेयक में शामिल करा गया है। दूसरा, यहां पर जो डीजी होते हैं सीसीआई के, पहले वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते थे, अब यहां पर इसी आयोग यानी कि सीसीआई आयोग ही इनको नियुक्त करेगा। तो ये भी एक प्रावधान है यहां पर। दूसरा, यहां पर यह भी कहा गया कि अगर मान लीजिए सीसीआई के पास कोई कंपनी आती है एक्स और वो सीसीआई से शिकायत करती कि जो वाई कंपनी थी, जेड कंपनी थी, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ चोरी करके और इस तरीके से अपना जो प्राइस है वो घटा बढ़ा रहे हैं, तो सीसीआई क्या करेगा, वाई और जेड की जांच करेगा। अगर मान लीजिए एक्स ने झूठी कंप्लेन करी है तो इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन यहां पर मेंशन करा गया है। दूसरा, जो सीसीआई के नियम है, यदि इनको कोई नहीं मानेगा तो उस पर 10 करोड़ का फाइन है। खैर ये वाली चीजें तो ये है दंड वाली चीजें हो गई। तो ये प्रावधान जो थे ये इस विधेयक में बताए गए हैं। अब देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है। अब देखिए यहां पर जो सीसीआई था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये याद रखिएगा ये सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक का मतलब है क्या किसी एक्ट से बना है, बिल्कुल सही। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से इसको बनाया गया था, परंतु 2009 से इसने काम करना स्टार्ट करा था। इस चीज को याद रखिएगा, एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है, यानी कि इसको कुछ केसेस में जांच करने का और निर्णय सुनाने का भी अधिकार होता है, जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। अर्ध न्यायिक हमेशा उस बॉडी को कहते हैं जिसके पास कुछ न्यायपालिका की भी शक्तियां होती हैं। जैसे हमारी जो ज्यूडिशरी होती है, न्यायपालिका, उसकी कुछ शक्तियां इनके पास होंगी, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक बोल रहे हैं। इसमें जो इनके सदस्य हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, या फिर इनके पास ज्ञान होना चाहिए किस चीज का, वित्त का, प्रबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, इन सब विषयों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब वो इसके सदस्य बन सकते हैं। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न नंबर 12 पे मिलेगा, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग ऊर्जा पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट किसने दी है, वो रिपोर्ट दी है, यहां पर देखिए आप कंपनी देख पा रहे हैं, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट इंडिया के संबंध में दी है। इसने बोला है कि 2024 तक भारत के अंदर जो पवन ऊर्जा है ये अपनी एकदम चरम पर होगी, यानी कि इसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा होगी। हम लोग पवन ऊर्जा से बहुत ज्यादा विद्युत जनरेट कर रहे होंगे, ऐसा इनका मानना है। अब देखिए यहां पर हमको पता है कि हमने जो टारगेट बनाया था 2022 में, हमने ये टारगेट बनाया था कि 60 गीगावाट, ये याद रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकता है आपसे। 2022 में भारत सरकार का टारगेट था कि 60 गीगावाट पवन ऊर्जा जो है वो हमें क्या करनी है, उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने का मतलब है कि कम से कम इतनी पवन चक्कियां ऐसी जो हैं हम लगा देंगे जिससे 60 गीगावाट निकलेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हम 2022 में ये लक्ष्य, अभी मान लीजिए 2022 खत्म नहीं हुआ है, फिर भी हमारा जो लक्ष्य पहुंचा है वो 40 गीगावाट ही पहुंचा है केवल। तो 20 गीगावाट अभी हम पीछे हैं। इसका यहां पर राइटर जो है वो ये रीजन बताते हैं कि क्या हुआ है। 2017 से अगर बात करें तो इसमें काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया है। कैसा स्लो डाउन, एक तो ये कोविड-19 आ गया, ठीक है, इसकी वजह से जो काम था वो बहुत ज्यादा रुक गया। दूसरा कारण यहां पर बताते हैं कि अब सबसे ज्यादा संभावना पवन ऊर्जा की कहां पर होगी, जहां पर तट होगा, कोस्टल होगा, ठीक है। ऐसा आप कहोगे ऐसा क्यों, बीच में क्यों नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अनुतट, एक होता है अपतट, ठीक है। जितना आप बीच में पवन चक्की को लगाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आसपास बिल्डिंग्स होती हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, तो जो वायु होती है ना वो अपनी प्रॉपर
पवन चक्कियों को घुमाने के लिए फोर्स लगा नहीं पाती, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। जबकि आप तटवर्ती किनारों की बात करोगे तो वहां पर फिर खुला समुद्र है, तो यहां से आने वाली जो भी पवन होगी वो पूरी एनर्जी के साथ इस पवन चक्की को घुमाएगी। जितनी एनर्जी से घूमेगी उतनी एनर्जी से इसके पीछे लगी टरबाइन घूमेगी और उतनी ज्यादा विद्युत उत्पन्न होगी। तो सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है तमिलनाडु और गुजरात राज्य में। तो सारी कंपनी सोचती हैं कि यहां पर हमको पवन चक्की का प्लांट मिले। दूसरा, यहां पर जो लैंड है, जो जमीन है, उसकी कॉस्ट भी बहुत सस्ती है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो ये दो कारण यहां पर राइटर बताते हैं कि इस वजह से जो स्पीड थी 2017 से वो कम हो गई। 1.45 गीगावाट अगर बात करी जाए 2021 में, केवल पूरे इस वर्ष में, अब देखा था आपने पूरा लॉकडाउन रहा था इसमें मैक्सिमम टाइम तक, तो यहां पर 2021 में केवल 1.45 गीगावाट जो पवन ऊर्जा है उसको बनाया गया। तो इस वजह से ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। ये देखिए सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। शुरू के 3 चीजें याद रखिएगा। अब कुछ विविध न्यूज पे नजर डाल लेते हैं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी द हिंदू में आपकी परीक्षा की दृष्टि से आर्टिकल हैं, वो जो पहले हम लोगों ने चर्चा करी वो काफी ब्रॉड आर्टिकल थे, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहां पर आर्ट एंड कल्चर को मैंने कवर करा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न बन जाते हैं। अब ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि आपने न्यूज सुनी होगी, जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत एक मंदिर है वीर चोलपुरम मंदिर। इसका दूसरा नाम है नरेश्वर शिवन मंदिर। ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको। तो यहां से 6 मूर्तियां जो थी उनको चोरी कर लिया गया। ये मूर्तियां चोरी करके पहुंची अमेरिका। तो वहां पर जब भारत सरकार ने इनको बोला कि ये हमारे यहां से चुराई हुई मूर्तियां हैं, ठीक है, इनको हमको वापस करा जाए। खैर, ये तो इसका संदर्भ हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है चोलकालीन स्थापत्य था वो क्या था, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मथुरा कला, गांधार कला, द्राविड़ कला, वेसर कला, चोलकालीन स्थापत्य, मौर्यकालीन, तो ये चीजें याद रखिएगा। अब जहां पर भी चोलकालीन स्थापत्य की बात आती है तो याद रखिएगा द्रविड़ कला से संबंधित होता है ये, ठीक है। और द्रविड़ कला की जहां पर बात आएगी याद रखिएगा यहां पर ईंटों से कोई भी चीज नहीं बनती थी। या तो यूज होता था किसका, चट्टानों का, जिनको शिला बोल देते हैं, कहीं पर शिला लिखा होगा समझ जाइएगा, रॉक्स की बात करते हैं, या फिर पत्थरों की, इनसे ये बनाए जाते थे। आपने सबसे फेमस सुना होगा नटराज की कांसे की मूर्ति, ठीक है। तो जो नटराज की मूर्ति आपने देखी भी होगी, ठीक है, तो ये जो मूर्ति थी ये चोलकालीन स्थापत्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहा जाता है। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है तंजावुर का, वो भी इसी कालीन का है। गंगईकोंड चोलपुरम यहाँ का शिव मंदिर, वतेश्वर मंदिर, कंप हरेश्वर मंदिर, तो ये मंदिर याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा चोलकालीन स्थापत्य से संबंधित है। दूसरा देखिए आर्टिकल जो आया है, जैसा अभी हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह बोला है कि जो आपने एनएफएसए बनाया था 2013 में, ठीक है, उसको थोड़ा सा संशोधित करिए। क्योंकि आपने इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने दिया जाता था, ठीक है। गेहूं की बात करें तो 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं, मोटा अनाज 1 रुपए। तो इस तरीके से जो अनाज दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था 2011 की जनसंख्या के आधार पर। अब ये चल रहा है 2022, जबकि हर 10 वर्ष में होती है। 2021 में सेंसस जो था, तो अभी ये बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस अधिनियम में आप चेंज करिए और यहां पर जो जनसंख्या है उसको कम से कम उसका डेटा जो है वो 2021 के आसपास का निकालिए, जिससे कि और ज्यादा जो लोग हैं उनको इस योजना के अंतर्गत कवर करा जा सके। दूसरा देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ ई श्रम पोर्टल, तो ये भी हमारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकता है। ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इसमें और ज्यादा पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। अभी इसमें पंजीकरण पर्याप्त नहीं हुए हैं। अब ई श्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ई श्रम किसकी बात करता है, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, या जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो सड़कों के किनारे अपना ठेला लगाते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत उनको ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब ऐसा क्यों कराना होता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कभी भी भविष्य में कोई मान लीजिए मृत्यु होती है या विकलांगता होती है, तो उस केस में 2 लाख रुपए का मुआवजा, जो पेंशन वाली बात है, जो एक होती है ना सामाजिक सुरक्षा वाली बात, वो इनके परिवार को मिल सकता है। तो सरकार ने इस चीज के लिए इसको स्टार्ट किया था। इसमें आपको पता होना चाहिए 12 अंकों का एक नंबर भी इनको दिया जाता है जब ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बोला है कि उसमें पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, इनको आप बोलो कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। ये देखिए दूसरा एक अन्य आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है, वो यक्षगान के संदर्भ में है। यहां पर क्या हुआ है, संदर्भ ये है, थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे होता ना कि रात में लाउड स्पीकर अलाउ नहीं करे जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए जो यक्षगान होता है वो रात के 10 बजे से सवेरे
6 बजे तक चलता था, तो रात में भी आपको लाउड स्पीकर सुनना पड़ेगा। तो उसको अब कम करके ये बोला गया है कि शाम को 5 बजे से और 10 बजे तक केवल 5 घंटे आप यहाँ पर ये जो नाट्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया संदर्भ। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है यक्ष ज्ञान। इसके ऊपर भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कहां पर है, तो कर्नाटका का है। अब ऐसा नहीं कि कर्नाटका में ओरिजिनलिटी यहाँ की है, बट ये बहुत सारी जगह पे कर्नाटका के आसपास जैसे बात करी जाती है, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में, तो महाराष्ट्र में, वहां पर भी इसको परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। प्रायः इसको रात के समय ही परफॉर्म करते हैं और इसमें कोशिश करी जाती है जो धार्मिक कहानियां होती है जैसे रामायण महाभारत, इन सब स्टोरीज को यहां पर परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा, इन सबका एक मिक्सचर रहता है। तो यानी संगीत और नृत्य हो रहा है तो दोनों ही चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो यहां पर यह भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तथ्य को समझ जाइएगा कि यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटका का, और किस तरीके से यहां पर परफॉर्म होता है। चलिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत जैसे विकासशील देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के संभावित लाभ और इनकी चिंताओं के आलोक में इसकी अवधारणा की परीक्षण करना है। दूसरा प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से भारत को एक वैश्विक वैचारिक नेता के रूप में अपनी स्थिति पर जोर देने का मौका मिलता है, विश्लेषण करें। तो दोनों ही प्रश्न आसान है, इसको लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। हाल ही में एक रोग बहुत चर्चा में रहा है जिसको टोमेटो फ्लू कहते हैं। मेरे को बताइए कि टोमेटो फ्लू जो है वो किस वायरस से होता है और ये वायरस किस फैमिली का है। ये दो प्रश्न हैं आपके लिए आज के। ये किस वायरस से होता है और ये वायरस किस फैमिली का है, टोमेटो फ्लू। तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।